डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। गुजरात को प्रधानमंत्री मोदी की मेगा सौगात। सूरत में लगभग 18,800 करोड़ की सड़क, बिजली और औद्योगिक विकास से जुड़ी विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण। कहा, देश के हर गांव, हर शहर को करना है विकसित। दमन को भी मिलने वाला है नमो एयरपोर्ट। त्रिपुरा दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बॉर्डर पर किया फोकस। भारत बांग्लादेश सीमा की समीक्षा के जरिए की सुरक्षा की पड़ताल। बीएसएफ अधिकारियों और जवानों के साथ सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा भी रहे मौजूद। असम में हेमंता कैबिनेट का हुआ विस्तार। 12 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। 3 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में किया गया शामिल। कुल 17 सदस्यों का हुआ हेमंता का कैबिनेट। मालवीय नगर अग्निकांड के आरोपी लवकेश बजाज का पुराना रिकॉर्ड आया सामने। फर्जी पासपोर्ट मामले में हुई थी गिरफ्तारी। बांग्लादेशी नागरिकों को फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कराने का आरोप। करीब 15 दिन तिहाड़ जेल में रह चुका है आरोपी। विदेशी मुद्रा भंडार ने छुआ 682.2 अरब डॉलर का आंकड़ा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने दी जानकारी। मजबूत हुई भारत की आर्थिक ताकत। आर्थिक स्थिरता और बाहरी चुनौतियों से निपटने की क्षमता को दर्शाती है विदेशी मुद्रा भंडार की मजबूत स्थिति। और अब विस्तार से समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत में लगभग 18,800 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं सड़क, बिजली और औद्योगिक विकास से जुड़ी हैं। पीएम ने वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के पैकेज 6 और 7 को राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम ने सूरत में 220 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल और गुजरात में बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कई बड़ी इंफ्रा विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन का बनाना शामिल है। इस परियोजना से जनजातीय क्षेत्रों में संपर्क बढ़ेगा और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक कनेक्टिविटी सुगम होगी। पीएम ने कई और बड़ी विकास परियोजनाओं का भी उपहार दिया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में विकसित और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में देश के प्रयासों का उल्लेख किया। पश्चिम एशिया संकट से उपजे हालात का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि इस वैश्विक संकट ने ऊर्जा आत्मनिर्भरता की जरूरत को दिखाया है। ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। एक तरफ हमने दुनिया के अलग अलग हिस्सों से तेल और गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की। दूसरी तरफ हमने रिन्यूएबल एनर्जी में ऐतिहासिक निवेश बढ़ाया। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था। आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं, 5 देशों में से एक हैं। और सिर्फ सौर ऊर्जा ही नहीं, हमने भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग की कैपेसिटी बढ़ाई, रेलवे के बिजलीकरण को गति दी, परमाणु ऊर्जा पर काम किया। हमारा जो बिजली का ट्रांसमिशन नेटवर्क पुराना पड़ गया था, उसका आधुनिकीकरण किया, उसका विस्तार किया। गैस पाइपलाइन के नेटवर्क का दायरा बहुत अधिक बढ़ाया। हमारे जो पोर्ट है, उनकी कैपेसिटी बढ़ाई ताकि वहां ज्यादा से ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट पहुंच सके और जहां संभव हो वह स्टोर भी हो सके। आने वाले समय में
देश का ये सामर्थ्य और अधिक बढ़ने वाला है। इस दिशा में हमारी सरकार के प्रयास लगातार जारी है। पीएम ने कहा कि कुछ निराशावादी लोग आत्मनिर्भरता के देश के संकल्प का मजाक उड़ाते हैं। पीएम ने कहा ये वही लोग हैं जिन्होंने देश को दशकों तक दूसरे देशों पर निर्भर रखा। आज देश में कुछ निराशावादी लोग हैं जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाते रहते हैं। देश के इस संकल्प को वो लगातार नीचा ही दिखाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रखा। वो लोग ये भूल जाते हैं कि दूसरों पर निर्भर देश विकास की वो ऊंचाई कभी प्राप्त नहीं कर सकता जिसका वो हकदार है। प्रधानमंत्री ने गुजरात के हजीरा में L&T इलेक्ट्रोलाइजर्स का दौरा किया। पीएम ने इस अत्याधुनिक विनिर्माण फैसिलिटी का अवलोकन किया। पीएम ने वहां अत्याधुनिक विनिर्माण से जुड़ी प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने गुजरात के हजीरा में L&T की हैवी इंजीनियरिंग इकाई का भी अवलोकन किया। पीएम ने इस अत्याधुनिक विनिर्माण फैसिलिटी के बारे में विस्तार से जानकारी ली। पीएम ने यहां निर्मित विशाल और अत्याधुनिक उपकरणों को भी देखा। और अब वक्त है एक ब्रेक का। बने रहिए DD न्यूज के साथ। तीनों कॉलेज में डोंट वरी, फीस तो देखो। क्या हाल है? क्या हुआ? हाँ फीस की टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही। रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक। नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई। RBI कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा 7 कारपूल करके कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। इससे पहले गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने साइकिल चलाकर बड़ा संदेश दिया। आज वो कार्यकर्ताओं के साथ लगभग 5 किलोमीटर साइकिल चलाकर सूरत में इंडोर स्टेडियम स्थल तक पहुंचे। उन्होंने ईंधन बचाने के पीएम के संदेश का पालन करते हुए लोगों से अपील की कि वो जितना संभव हो कारपूल करें और साइकिल से चलें। सूरत शहर के हजारों लोग 5.5 किलोमीटर साइकिल को पैदल लगा के मोदी जी को देखने, उनको सुनने के लिए आज इंदौर स्टेडियम आए। आज ये सौभाग्य है कि मुझे भी ये यात्रा में जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरे सभी साथी विधायक एवं सांसद भी अलग अलग साइकिल यात्रा एवं पैदल यात्रा के माध्यम से इंदौर स्टेडियम पधार रहे हैं। हमारे केंद्रीय मंत्री श्री CR पाटिल जी भी पैदल यात्रा के माध्यम से यहाँ पे इंदौर स्टेडियम पधार रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा इतिहास है। स्टेडियम में आने वाले सभी लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, साइकिल एवं पैदल के उपयोग से आज यहाँ पहुँच रहे हैं। देश के राजनीति के इतिहास में शायद कभी इस प्रकार का माहौल नहीं देखा गया होगा।
देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाओ और पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाओ अपील का असर अब व्यापक रूप से देखने को मिल रहा है। इस अभियान के तहत दमन के युवाओं में भी विशेष उत्साह और जागरूकता देखी गई। प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए दमन के युवा अलग अलग स्थानों से साइकिल से सभा स्थल पर पहुंचे। इस पर देखिए दूरदर्शन संवाददाता नीरज सिंह की ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के लिए जो दमन वासी है वो आप देखें कि साइकिल से सभा स्थल पर जा रहे हैं। अच्छा, मकसद क्या है इस साइकिल से जो सभा स्थल है वहां तक जाने का? सर, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रदेश में आखिरी बार आ रहे हैं और हम सभी ने निर्णय लिया है, हमें नया एयरपोर्ट मिलने जा रहा है, नया हॉस्पिटल मिलने, बहुत से ऐसे काम हमारे प्रदेश में हुआ है। उसका श्रेय श्री माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है और माननीय प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी को जाता है। तो हम सभी लोग ने निर्णय लिया कि उनके सभा घर तक हम साइकिल लेके पहुंचेंगे। हर गांव से हर युवा साइकिल लेके वहां पहुंचने वाले हैं। तो इससे एक तो दो फायदे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि फ्यूल भी कम खर्च होगा कि अगर आप साइकिल या इस तरह की तमाम साधन यूज कर सकते हैं, और इसके साथ साथ पर्यावरण को भी कम नुकसान होगा। बिल्कुल सही है। हमने सब लोग ने यही सोचा है कि हम साइकिल लेके ज्यादा से ज्यादा साइकिल लेके पहुंचे और हमारे पास के गांव वाले सब चल के भी आने वाले हैं वहां पे। तो इलेक्ट्रिक कार्स, साइकिल्स और पैदल चल के आने वाले सभागार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के अग्रणी हाइपर स्केल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म एयर ट्रंक के संस्थापक और सीईओ रॉबिन से मुलाकात की। इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा, भारत की डिजिटल अवसंरचना यात्रा उल्लेखनीय गति पकड़ रही है। एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए, 30 अरब डॉलर का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। ये देश के डिजिटल अवसंरचना पारिस्थितिकीय तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। इस तरह के निवेश क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करेंगे। साथ ही रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को समर्थन देंगे और नवाचार आधारित विकास को गति देंगे। ये स्पष्ट है कि विश्व की डिजिटल अर्थव्यवस्था का भविष्य तेजी से भारत में आकार ले रहा है। त्रिपुरा दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत बांग्लादेश सीमा सुरक्षा की समीक्षा की। इस दौरान गृह मंत्री ने बीएसएफ अधिकारियों और जवानों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की। गृह मंत्री ने सीमा सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम आधार बताया। इस बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा भी मौजूद रहे। त्रिपुरा दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा बॉर्डर आउटपोस्ट में बीएसएफ जवानों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सीमा सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम आधार बताते हुए कहा कि त्रिपुरा फ्रंटियर देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अमित शाह ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार सहित देश के किसी भी हिस्से में जनसांख्यिकीय परिवर्तन नहीं होने दिया जाएगा और ये सरकार का अटल संकल्प है। त्रिपुरा फ्रंटियर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण फ्रंटियर है और इस देश की इस प्रकार की सीमा की सुरक्षा करता है जो देश के एक कोने में आए हुए त्रिपुरा राज्य से सटी हुई है। जनसांख्यिकी का परिवर्तन चाहे त्रिपुरा हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे बिहार हो, जनसांख्यिकी का परिवर्तन हम सीमा के छिद्रों के माध्यम से नहीं होने देंगे। ये हमारा अटल विश्वास है और अटल संकल्प भी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की सीमाओं को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर निर्माण पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि जहां जहां बीएसएफ तैनात है वहां आधुनिक तकनीक से लैस स्मार्ट बॉर्डर विकसित किए जाएंगे। अमित शाह ने कहा कि स्थानीय प्रशासन अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा बलों के समन्वय पर आधारित चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत सीमाओं को अवैध बनाया जाएगा ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके। अगर 2047 तक इस देश को पूर्ण विकसित देश बनाना है तो सबसे बड़ी जरूरियात है देश को सबसे पहले सुरक्षित देश बनाना चाहिए। हर चीज के लिए
सुरक्षा का उपाय हो, ऐसी स्मार्ट सुरक्षा ग्रिड बनाने का काम अब भारत सरकार ने हाथ में लिया है। मैं स्मार्ट बॉर्डर की परिकल्पना जब रखता हूं तब मवेशी तस्करी से लेकर हर प्रकार की तस्करी स्मार्ट बॉर्डर को परिकल्पना में समाहित होती है। ये सभी चीजों से देश को सुरक्षित करना चाहिए। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक रही है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्ष वार्ता को आगे बढ़ाने और अंतरिम ट्रेड डील को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और प्रगति होगी। कि ये बातचीत जो दोनों पक्षों के बीच में हुई, ये काफ़ी पॉजिटिव, सकारात्मक रही और कंस्ट्रक्टिव रही। तो हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में इस पे चर्चा और होगी और इस जो अंतरिम ट्रेड डील की बात चल रही है उसको दोनों पक्षों के बीच में उसको पूरा किया जाएगा। दोनों तरफ से प्रतिबद्ध भी हैं दोनों पक्ष की इसको जल्द से जल्द पूरा करना है। भारत ने स्पष्ट किया है कि देश में अवैध रूप से रह रहे सभी विदेशी नागरिकों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इसमें बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल हैं। मंत्रालय के अनुसार अवैध प्रवासियों की पहचान होने पर उनके मामलों को सत्यापन के लिए बांग्लादेशी अधिकारियों के पास भेजा जाता है। राष्ट्रीयता की पुष्टि होने के बाद दोनों देशों के बीच मौजूद द्विपक्षीय तंत्र के तहत निर्वासन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। भारत ने दोहराया कि अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के मामलों में कानून का सख्ती से पालन किया जाएगा। All foreign nationals in India, if they are here illegally, including from Bangladesh, we have laws to deal with them and they'll be accordingly dealt with. As far as deportation of these people is concerned, there is a bilateral mechanism in place, and once we refer these cases to the Bangladeshi side for them to verify the nationality of these people, and once it is verified, then we take forward the deportation process. दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में लगी भीषण आग में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि मृतकों में मोजाम्बिक का 1, नाइजीरिया के 4, लाइबेरिया के 1 और किर्गिस्तान के 3, उज़्बेकिस्तान का 1, बांग्लादेश का 1, कांगो का 1 और इराक का 1 नागरिक शामिल है। 13 लोग मरे हैं। ये 13 लोग मोजाम्बिक से 1, नाइजीरिया से 4, लाइबेरिया से 1, किर्गिस्तान से 3, उज़्बेकिस्तान से 1, बांग्लादेश से 1, कांगो से 1 और इराक से 1। ये अभी जो हमारे पास सूचना है उसके मुताबिक है 13 लोग। और अपने तरफ से हम उन सभी परिवारों को अपनी संवेदनाएं प्रकट करना चाहते हैं। और अब वक्त है एक ब्रेक का। देखते रहिए टीडी न्यूज़। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। पश्चिम बंगाल की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। तृणमूल कांग्रेस के भीतर सियासी खींचतान अब खुलकर सामने आती दिख रही है। पार्टी के बागी लोकसभा सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक रहस्यमयी पोस्ट कर राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। उन्होंने पोस्ट में लिखा है, तिमरो के छत्ते को मत छेड़ो, और इसके साथ OTT सीरीज द क्राउन का एक दृश्य भी साझा किया। माना जा रहा है कि यह पोस्ट हाल ही में तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा की टिप्पणियों के जवाब में की गई है। महुआ मोइत्रा ने एक इंटरव्यू में काकोली पर निशाना साधते हुए कहा था कि आज अगर काकोली दिल्ली की सड़कों पर निकले तो क्या अमित शाह के अलावा किसी और को अपने साथ पाएंगी। इस बीच तृणमूल के भीतर संभावित असंतोष और संसदीय दल में टूट की अटकलों ने भी राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है।
पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बॉबी हकीम के नाम से मशहूर फरहाद हकीम ने कोलकाता नगर निगम के महापौर पद से इस्तीफा दे दिया है। पिछले कुछ दिन से इस्तीफे की खबर सामने आ रही थी, लेकिन फरहाद ने घोषणा आज की। इस्तीफे का फैसला लेने से पहले उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी से अनुमति मांगी थी। पार्टी नेतृत्व की सहमति मिलने के बाद उन्होंने आज आधिकारिक रूप से अपना इस्तीफा सौंप दिया। हालांकि इस इस्तीफे ने तृणमूल कांग्रेस के भीतर काफी हलचल मचा दी है। जिस तरह पहले राज्य सचिवालय न बनना राजनीतिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र रहा है, उसी तरह अब कोलकाता नगर निगम पर सभी राजनीतिक दलों की नजरें टिक गई हैं। कर्नाटक में नई सरकार को बने चंद दिन भी नहीं बीते, लेकिन खटपट की खबरें सामने आने लगी हैं। दरअसल मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने आज अपने मंत्रियों को विभाग आवंटित किए। आवंटन से नाराज राज्य सरकार के मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कैबिनेट से अपना इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। वहीं एक और मंत्री के.एच. मुनियप्पा ने भी विभागों के बंटवारे पर सार्वजनिक रूप से असंतोष जताया। कर्नाटक में चल रहे इस सियासी बदलाव पर भाजपा अध्यक्ष BY विजयेंद्र ने निशाना साधा। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता कि रामलिंगा रेड्डी ने क्या कहा और क्या फैसला लिया है। उन्हें संतुष्ट करना कांग्रेस पार्टी का काम है, लेकिन कर्नाटक के लोगों की आकांक्षाओं को कौन पूरा करेगा, उनकी उम्मीदों पर कौन ध्यान देगा। जब किसान संकट में हैं, जब किसान अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कर्नाटक सरकार की ओर देख रहे हैं, तब विधायकों का एक समूह दिल्ली में डेरा डाले हुए है। राहुल गांधी से मिलने का समय मांग रहा है। 20 से 30 विधायक बेंगलोर में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर डेरा डाले हुए हैं। विधायकों को अपने क्षेत्र की कोई चिंता नहीं है। कर्नाटक के हालात ऐसे ही हैं। असम सरकार में शुक्रवार को बड़ा कैबिनेट विस्तार किया गया, जिसमें 12 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इस विस्तार में 3 नए चेहरों को शामिल किया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाला असम मंत्रिमंडल अब कुल 17 सदस्यों का हो गया है। मंत्री पद की शपथ लेने वालों में अश्विनी राय सरकार, अशोक सिंघल, बिमल बोरा, जयंत मल्ल बरुआ, कौशिक राय, कृष्णेंदु पॉल, नीलिमा देवी, पीयूष हजारिका, रानोज पेगू और सुसंता बोरगोहेन शामिल हैं। इसके अलावा एजीपी के केशव महंत, जो पिछली एनडीए सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं, उन्हें भी मंत्रिपरिषद में जगह दी गई है। उधर पिछली विधानसभा के अध्यक्ष बिस्वजीत डायमरी का नाम भी नए मंत्रियों की सूची में शामिल किया गया है। इससे पहले 12 मई को गुवाहाटी में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में हिमंता बिस्वा शर्मा ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए की विधानसभा चुनावों में शानदार जीत के बाद कई अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली थी, जिनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग शामिल थे। ये कैबिनेट विस्तार असम में नीतिगत कामकाज और जन कल्याण की नई दिशा देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने डिजिटल बदलाव की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। विधानसभा ने राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन यानी नेवा परियोजना से जुड़ने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल देश की 33वीं ऐसी विधायिका बन गई है जो डिजिटल विधायी कार्यप्रणाली की ओर बढ़ी है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि नेवा से विधायी प्रक्रियाएं अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेंगी। वहीं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे समय की जरूरत बताते हुए डिजिटल सुधारों के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। नेवा के जरिए प्रश्न, विधेयक, नोटिस और अन्य संसदीय कार्यों का डिजिटल प्रबंधन संभव होगा, जिससे सदन की कार्यक्षमता और पारदर्शिता बढ़ेगी। नेशनल ई-विधान ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का वन नेशन वन एप्लीकेशन कंसेप्ट को पूरा करने के लिए अभियान चलाया गया है। देश में जितना लेजिस्लेटिव असेंबली, अलग अलग स्टेट का जो असेंबलीज है और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा राज्यसभा का साथ में एक प्लेटफॉर्म में जुड़ने के लिए नेशनल ई-विधान ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। वेस्ट बंगाल 33rd स्टेट बना है। आज 33 स्टेट कंप्लीट हो गया है, इस अभियान में जुड़े हैं। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $682.2 अरब के
बेहद मजबूत स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि ये भंडार लगभग 11 महीने के आयात और 89% से अधिक बाह्य ऋण को कवर करने में सक्षम है। आरबीआई गवर्नर के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार की ये मजबूत स्थिति भारत की आर्थिक स्थिरता और बाहरी चुनौतियों से निपटने की क्षमता को दर्शाती है। As per the latest available data that we have with us on May 29-26, India's forex reserves stood at a very healthy $682.3 billion US. These are adequate in terms of the standard metrics of reserve adequacy, with an import cover of about 11 months and external debt cover of 89+%. Various policy initiatives over the recent months are expected to further strengthen and support our balance of payments. भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की शानदार विकास दर दर्ज की है। पीएम मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था की तारीफ करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारत की विकास की गति मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% और वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में 7.8% की जीडीपी विकास दर हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों की कड़ी मेहनत को दर्शाती है। हम ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बेहतर बनाने तथा अपने युवाओं के लिए अवसर बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भारत को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब बनाने की दिशा में सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। शेयर मार्केट से लेकर गवर्नमेंट बॉन्ड्स तक विदेशी निवेशकों के लिए कई नियम आसान किए गए हैं। इतना ही नहीं, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से होने वाली कमाई पर टैक्स रिलीफ का भी ऐलान किया गया है। इस पहल से भारत में विदेशी निवेश बढ़ने और कैपिटल मार्केट को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि दुनिया भर के निवेशक भारत में ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाएं। डिजिटल इकोनॉमी, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की बदौलत भारत पहले ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स की पसंद बन चुका है। अब वित्त मंत्रालय ने निवेश को और आसान बनाने के लिए कुछ बड़े कदम उठाए हैं। बजट 2026-27 में की गई घोषणा को लागू करते हुए सरकार ने विदेश में रहने वाले व्यक्तिगत निवेशकों यानी इंडिविजुअल पर्सन्स रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के लिए भारतीय शेयर मार्केट के दरवाजे और खोल दिए हैं। अब PROI भी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के जरिए भारतीय लिस्टेड कंपनीज के शेयर में निवेश कर सकेंगे। इतना ही नहीं, किसी एक कंपनी में PROI निवेश की सीमा 5% से बढ़ाकर 10% कर दी गई है। वहीं सभी PROI निवेशकों के लिए कुल निवेश सीमा 10% से बढ़ाकर 24% की जा रही है। सरकार ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार को भी और आकर्षक बनाने के लिए कदम उठाए हैं। अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को लंबी अवधि वाले सरकारी प्रतिभूतियों और सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स में निवेश के ज्यादा अवसर मिलेंगे। साथ ही कई निवेश संबंधी प्रतिबंध जैसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिमिट, कंसंट्रेशन लिमिट और सिक्योरिटी वाइज लिमिट को हटाने का फैसला लिया गया है। हालांकि कुल निवेश सीमा केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में 6% और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में 2% बनी रहेगी। सबसे बड़ी राहत टैक्स को लेकर दी गई है। अब विदेशी निवेशक अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करेंगे तो उस निवेश से होने वाली ब्याज की कमाई और मुनाफे पर उन्हें इनकम टैक्स नहीं देना होगा। ये छूट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। सरकार का मानना है कि इससे पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज और सॉवरेन वेल्थ फंड्स जैसे बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स भारत की ओर आकर्षित होंगे। कुल मिलाकर लक्ष्य साफ है, भारत में निवेश को आसान बनाना, विदेशी पूंजी को आकर्षित करना और देश को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब के रूप में और मजबूत बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से निर्मित मज़ारों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी सिलसिले में शुक्रवार को संभल जिले के गुन्नौर तहसील क्षेत्र के गांव बाघों में एक अवैध मज़ार को जिला प्रशासन ने पुलिस बल की मदद से जमींदोज कर दिया। इस दौरान मौके पर जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई सहित गुन्नौर के SDM और तहसीलदार भी मौजूद रहे। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने भारी पुलिस को मौके पर तैनात किया। बुलडोजर की मदद से अवैध मज़ार को पूरी तरह से जमींदोज किया गया। अधिकारियों ने बताया कि ये कार्रवाई जनपद में
लैंड बैंक बनाने की प्रक्रिया के तहत की गई है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि अब तक जनपद संभल में 100 हेक्टेयर से अधिक जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ऐसे मामलों में सख्ती बरतते हुए अवैध निर्माण और कब्जे के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। जनपद संभल के थाना क्षेत्र के बाघो गांव में यहाँ पे नदी के कैचमेंट एरिया में बनाई गई एक रिलीजियस स्ट्रक्चर है। इसको प्रशासन के द्वारा गिराने की कार्रवाई है वो की जा रही है। लैंड बैंक बनाने का जो कंसेप्ट है, इसमें सरकारी भूमियों को मुक्त कराने के लिए प्रशासन और पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई के निर्देश शासन के द्वारा दिए गए थे। उसमें उसी अनुक्रम में कार्रवाई की जा रही है। अभी तक 100 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन है वो जनपद संभल के अंदर प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मुक्त कराई जा चुकी है। और अब वक्त है एक ब्रेक का, बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। भारत सरकार ने विदेशी निवेशकों के लिए टैक्स राहत का रेड कारपेट बिछा दिया है। सरकार ने आयकर कानून में बड़ा बदलाव करते हुए दुनिया के केंद्रीय बैंकों के बैंक कहे जाने वाले BIS को भारतीय सरकारी बॉन्ड से होने वाली कमाई पर टैक्स छूट देने का फैसला किया है। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार के इस फैसले से विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। भारत सरकार ने विदेशी निवेशकों के लिए एक बड़ा टैक्स नियम बदला है। सरकार ने आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी कर दिया, जिसके तहत कुछ विदेशी निवेशकों को भारतीय सरकारी बॉन्ड यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से होने वाली आय पर टैक्स में छूट मिलेगी। सरकार ने जिनके लिए इस छूट का प्रावधान किया है, उनमें विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FII और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स यानी BIS को शामिल किया गया। सरकार के अनुसार ये बदलाव 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी माना जाएगा। अगर सरकार के इस फैसले को आसान भाषा में समझे तो मान लीजिए कोई विदेशी निवेशक भारत सरकार के बॉन्ड खरीदता है तो इन बॉन्ड से उसे 2 तरह की कमाई हो सकती है। पहली, बॉन्ड रखने पर मिलने वाली नियमित आय और दूसरा, बॉन्ड बेचने पर होने वाले फायदे। अब सरकार ने कहा कि पात्र विदेशी संस्थागत निवेशकों और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को इस कमाई पर टैक्स में छूट दी जाएगी। मतलब साफ है, अब भारत के सरकारी बॉन्ड में निवेश कीजिए, पैसा लगाइए, टैक्स की चिंता मत कीजिए। भारत सरकार का ये एक ऐसा फैसला है जो आम लोगों को भले ही तुरंत महसूस ना हो, लेकिन भारत की इकोनॉमी के लिए बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि सरकार ने इस टैक्स छूट में बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स यानी BIS को शामिल किया। अगर आप IMF और वर्ल्ड बैंक से परिचित हैं, तो BIS को भी उसी लीग का एक बड़ा खिलाड़ी समझिए। इसे अक्सर सेंट्रल बैंक्स का बैंक कहा जाता है। अब नए नियमों के मुताबिक अगर BIS भारत के सरकारी बॉन्ड में पैसा लगाता है, तो उसे बॉन्ड पर होने वाली नियमित आय यानी बॉन्ड पर मिलने वाले रिटर्न पर कोई टैक्स नहीं देना होगा और बॉन्ड बेचकर होने वाले मुनाफे पर भी कोई टैक्स नहीं देना होगा। मतलब सीधी पॉलिसी है कि आप केवल निवेश कीजिए और बेहतर रिटर्न पाइए। ग्लोबल निवेशकों को सरकार का संदेश साफ है, भारत आइए, निवेश करिए, मुनाफा कमाइए, टैक्स बचाइए। भारत सरकार ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकारी बॉन्ड्स में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब टैक्स की बड़ी राहत मिलने जा रही है। इससे भारत के बॉन्ड मार्केट में दुनिया भर का पैसा आएगा और विदेशी निवेश को नई रफ्तार मिलेगी। आखिर क्या है ये नया टैक्स ऑफर, किन निवेशकों को मिलेगा इससे फायदा और भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ सकता है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत सरकार ने विदेशी निवेशकों के लिए एक बड़ा टैक्स ऑफर लॉन्च किया है। सरकार ने आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 लागू कर दिया है। दुनिया के बड़े निवेशकों के लिए भारत ने टैक्स राहत का रेड कारपेट बिछा दिया है। ये राहत उन बड़े विदेशी निवेशकों को मिलेगी जो भारतीय सरकारी बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं, जिनमें FII और BIS जैसी संस्थाएं शामिल हैं। जैसा कि सरकार ने इस टैक्स छूट में विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FII को शामिल किया है, अब तक विदेशी निवेशकों को सरकारी बॉन्ड्स पर मिलने वाले रिटर्न और उसमें होने वाले मुनाफे पर टैक्स देना पड़ता था।
कुछ मामलों में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 30% तक और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 12.5% तक टैक्स लगता था। शॉर्ट टर्म मतलब जिन सरकारी बॉन्ड्स को 1 साल से कम समय के लिए होल्ड किया जाता है, और लॉन्ग टर्म मतलब जिन सरकारी बॉन्ड्स को 1 साल से ज्यादा के लिए होल्ड किया जाता है। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। अब नए नियमों के मुताबिक सरकारी बॉन्ड्स से होने वाली आय और उनको बेचकर मिलने वाला मुनाफा दोनों टैक्स फ्री हो जाएंगे। सरकार ने जो टैक्स छूट दी है उसका फायदा सिर्फ FIIs को ही नहीं बल्कि भारत में निवेश करने वाले हजारों रजिस्टर्ड विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी FPIs को भी होगा। आसान शब्दों में कहें तो FII और FPI को अलग अलग समझने की जरूरत नहीं है। सेबी में रजिस्टर्ड विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भी सरकार की नजर में FII माने जाते हैं और उन्हें भी इस नई टैक्स छूट का फायदा मिलेगा। दिलचस्प बात यह है कि विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी अभी भी भारतीय सरकारी बॉन्ड बाजार में काफी कम है। सरकार को उम्मीद है कि इस टैक्स बोनस के बाद दुनिया भर के बड़े फंड्स भारतीय बॉन्ड मार्केट में ज्यादा निवेश करेंगे। आसान भाषा में समझें तो सरकार दुनिया के बड़े निवेशकों से कह रही है, भारत के सरकारी बॉन्ड्स में पैसा लगाइए, ज्यादा कमाइए और टैक्स की चिंता भूल जाइए। CBSE ने अपने पोस्ट रिजल्ट सेवा पोर्टल पर साइबर हमलों को लेकर दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। CBSE के मुताबिक 24/7 निगरानी के जरिए सभी हमलों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया गया। डेटा में कोई सेंध नहीं लगी और न ही सिस्टम से कोई समझौता हुआ है। बोर्ड ने मामले की विस्तृत जांच और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। CBSE के अनुसार ये पोर्टल 2 जून 2026 को शुरू किया गया था ताकि कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल छात्रों को उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन, अंक पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन जैसी परीक्षा पश्चात सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। बोर्ड ने बताया कि पिछले 3 दिनों के दौरान पोर्टल पर बार-बार साइबर हमले किए गए। इन हमलों में देश और विदेश के विभिन्न IP एड्रेस से बड़ी मात्रा में हानिकारक ट्रैफिक भेजा गया। प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि हमलावरों का उद्देश्य प्लेटफॉर्म को अस्थिर करना, वास्तविक उपयोगकर्ताओं की पहुंच बाधित करना तथा राष्ट्रीय हित के विरुद्ध कार्य करने वाले तत्वों द्वारा अनधिकृत रूप से सूचनाएं प्राप्त करने का प्रयास करना था। CBSE ने कहा कि हमलों की प्रकृति, पैमाने और उनके सुनियोजित तरीके को देखते हुए मामले को गंभीरता से लिया गया है। इसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट से संपर्क कर विस्तृत जांच शुरू करने का अनुरोध किया गया है। हालांकि बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इन दुर्भावनापूर्ण प्रयासों के बावजूद उसके सभी सिस्टम और डेटाबेस पूरी तरह सुरक्षित हैं। अब तक किसी भी प्रकार के डेटा लीक, डेटा से छेड़छाड़ या अनधिकृत पहुंच का कोई प्रमाण नहीं मिला है। CBSE ने बताया कि इन साइबर हमलों को विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों और एजेंसियों के सहयोग से सफलतापूर्वक विफल कर दिया गया। इस प्रयास में IIT कानपुर, IIT मद्रास, डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, CERT तथा केंद्र सरकार की अन्य साइबर सुरक्षा इकाइयों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा वर्ष 2026 में कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए लागू की गई ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को लेकर छात्रों की शिकायतों के बाद केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 13 मई 2026 को परिणाम घोषित होने के बाद कुछ छात्रों ने अपेक्षा से कम अंक मिलने, धुंधली स्कैन कॉपियों, कथित रूप से गायब पन्नों तथा पोर्टल संबंधी तकनीकी समस्याओं पर चिंता जताई थी। इसके बाद 2 जून को सत्यापन, उत्तर पुस्तिका की प्रति प्राप्त करने और पुनर्मूल्यांकन के लिए विशेष पोर्टल शुरू किया गया। सरकार के अनुसार 4 जून 2026 तक कुल 70,433 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 7,314 अंक सत्यापन और 63,119 पुनर्मूल्यांकन से संबंधित थे। तकनीकी चुनौतियों से निपटने के लिए IIT कानपुर और IIT मद्रास की साइबर सुरक्षा टीमों को स्वतंत्र ऑडिट की जिम्मेदारी दी गई। CBSE के अनुसार पोर्टल ने लॉन्च के शुरुआती 2 मिनट में 15 लाख एक्सेस अनुरोध संभाले और 3 जून को हुए कथित साइबर हमले को भी विफल कर दिया। जवाबदेही तय करते हुए CBSE अध्यक्ष राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का स्थानांतरण किया गया। साथ ही प्रशांत लोखंडे को नया अध्यक्ष और वरुण भारद्वाज को नया सचिव नियुक्त किया गया। सरकार ने क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष S राधा चौहान की अध्यक्षता में स्वतंत्र जांच के भी आदेश दिए हैं।
मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में गिरफ्तार होटल मालिक लवकेश बजाज का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लवकेश बजाज को पिछले साल एक फर्जी पासपोर्ट मामले में भी गिरफ्तार किया गया था। ये मामला कथित तौर पर बांग्लादेशी नागरिकों को फर्जी भारतीय दस्तावेज और पासपोर्ट उपलब्ध कराने से जुड़ा था। सूत्रों के अनुसार जनवरी 2025 में दर्ज इस मामले की जांच के दौरान लवकेश बजाज की कथित संलिप्तता सामने आई थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद बजाज करीब 15 दिन तिहाड़ जेल में रहा और बाद में जमानत पर रिहा हो गया। फर्जी पासपोर्ट मामले की सुनवाई फिलहाल अदालत में लंबित है। वहीं मौजूदा होटल अग्निकांड मामले में पुलिस की जांच जारी है। पुलिस होटल के अकाउंटेंट जय मिश्रा और मैनेजर राकेश की तलाश कर रही है। गौरतलब है कि मालवीय नगर के इस भीषण अग्निकांड में 21 लोगों की मौत हो गई थी। पाकिस्तान को खुफिया जानकारी मुहैया कराने के आरोप में गिरफ्तार ट्रैवल ब्लॉगर और यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है और देश की सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा, ज्योति मल्होत्रा पर आरोप है कि उसने पड़ोसी देश की खुफिया जानकारी दी और ये बेहद ही गंभीर मामला है। इसके साथ ही आरोपी को मुकदमे का सामना करना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस पर केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने वृक्षारोपण अभियान में भाग लिया। नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में एक पेड़ मां के नाम के तहत वृक्षारोपण किया गया। ये अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरित पृथ्वी के विजन के अनुरूप है। एल मुरुगन ने कहा कि प्रधानमंत्री अक्सर पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करते रहे हैं। मां का नाम से एक पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी always he expressed and he called to the nation for the importance of the environment. We have to save the water and we have to plant the trees, and after planting the trees we have to maintain the trees. So the environmental we have to maintain. For that today the International World Environmental Day. So we are all observing this day. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर दिल्ली को एक बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संयुक्त रूप से 18 ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर शुक्रवार को देश की राजधानी दिल्ली को एक नई और हरी भरी सौगात मिली। जी हां, दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर बनाने और आम जनता को शुद्ध हवा मुहैया कराने के संकल्प के साथ केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह और दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा समेत पूरी दिल्ली में काफी संख्या में पौधे लगाए गए। इस मौके पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भावी पीढ़ियों के हित में पेड़ों की देखभाल और संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास और जन भागीदारी जरूरी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत दुनिया में सौर ऊर्जा उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। भारत ने वैकल्पिक ऊर्जा में जो UNFCCC में पेरिस एग्रीमेंट के बाद जो अपने लक्ष्य दिए थे, न केवल उन लक्ष्यों को 9 साल पहले पूरा किया, बल्कि कल ही अगर आप इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी की अगर आप रिपोर्ट को देखेंगे तो भारत आज सौर ऊर्जा उत्पादन में दुनिया में दूसरे नंबर का देश बन गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस साल दिल्ली सरकार ने हरित बजट पेश किया है, जिसमें बजट का 21% हिस्सा हरित परियोजनाओं के लिए चिन्हित किया गया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार का इस साल 15 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। दिल्ली में इस साल हमने 15 लाख पेड़ पौधे लगाने का निश्चय किया है, जिसकी शुरुआत हम लोग कर चुके हैं। और ये 15 लाख पेड़ पौधे जो दिल्ली में लगाए जाएंगे, टारगेट ये है कि वो पौधा लगे और उसके बाद उसका संरक्षण हो, उसका बचाव हो।
दिल्ली के मैदानगढ़ी में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से तैयार किए गए 3 महत्वपूर्ण पर्यावरण संबंधी प्रकाशनों का भी लोकार्पण किया गया है। इनमें एनसीटी दिल्ली के लिए कार्य योजना, असोला अभयारण्य प्रबंधन योजना और दिल्ली बर्ड एटलस शामिल रहे। दिल्ली बर्ड एटलस को तैयार करने में अपना अमूल्य योगदान देने वाले कुछ लोगों को सम्मानित भी किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक तरफ जहां देश की राजधानी दिल्ली में मेगा प्लांटेशन ड्राइव चलाया गया, तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 18 ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन करने के साथ स्वच्छ दिल्ली, ग्रीन दिल्ली का संदेश दिया। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दिल्ली पुलिस मुख्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस कमिश्नर सतीश गुलचा ने स्वयं पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। सतीश गुलचा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है और प्रत्येक व्यक्ति को अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में योगदान देना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने इस पहल के माध्यम से ये संदेश दिया है कि जिस प्रकार सुरक्षा आवश्यक है, उसी प्रकार पर्यावरण सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और स्टाफ ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया और परिसर में अनेक पौधे लगाए। विश्व पर्यावरण दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ छावनी क्षेत्र में पौधारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि स्वस्थ पर्यावरण ही टिकाऊ विकास, राष्ट्र की भलाई और आने वाली पीढ़ियों की समृद्धि का आधार है। राजनाथ सिंह ने लोगों से एक हरा भरा, स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम करने की अपील की। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक विशेष पहल में हिस्सा लिया। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने का संदेश दिया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज दिल्ली के वसंत कुंज स्थित द कुंज परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने लोगों से अधिक पेड़ लगाने और पर्यावरण को बचाने के लिए सामूहिक प्रयास करने की अपील की। पौधारोपण कार्यक्रम के बाद केंद्रीय मंत्री ने द कुंज परिसर का भी दौरा किया। पूरे देश में हमें 30 लाख आर्टिजन कार्ड होल्डर हैं। हम सबसे उनके घर में जगह हो, सोशल फॉरेस्ट्री के तहत उनसे हम निरंतर एक पेड़ मां के नाम लगाएंगे। ये हैंडीक्राफ्ट डीसी ऑफिस के साथ आज निर्णय नहीं बल्कि संकल्प लिया। जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में भारत लगातार महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर रहा है और जैव विविधता का क्षेत्र जो है वो काफ़ी विस्तृत है। समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों, मजबूत संस्थागत ढांचे और जन भागीदारी आधारित संरक्षण मॉडल के बल पर देश वैश्विक स्तर पर अपनी अलग पहचान बना रहा है। देश भर में 2,76,653 से अधिक बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटियां सक्रिय हैं, जबकि 2,72,648 से अधिक पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर तैयार किए जा रहे हैं। ये प्रयास स्थानीय जैविक संसाधनों के संरक्षण और दस्तावेजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत का वन एवं वन क्षेत्र बढ़कर 8.27 लाख वर्ग किलोमीटर दायरे तक पहुंच गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है। ये वन्य जीवों और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण को मजबूती प्रदान कर रहा है। जैव विविधता संरक्षण में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इसके साथ ही फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जैसी वैज्ञानिक संस्थाएं महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इसके अलावा देश भर में करीब 11,000 जैव विविधता प्रबंधन समितियों को लाभ पहुंचाने के लिए लगभग 145 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। सरकार का कहना है कि सामुदायिक भागीदारी और वैज्ञानिक प्रबंधन के जरिए भारत जैव विविधता संरक्षण के वैश्विक लक्ष्यों की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है।
वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में मजबूत आर्थिक प्रदर्शन किया है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी अंतिम अनुमानों के अनुसार देश की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रही है, जबकि नाममात्र जीडीपी में 8.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये वृद्धि मुख्य रूप से विनिर्माण, सेवा और कृषि क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन से संभव हुई है। वित्त वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल मूल्य वर्धन 7.9% बढ़ा, जबकि नाममात्र जीवीए में 9.1% की वृद्धि हुई। अर्थव्यवस्था के तीनों प्रमुख क्षेत्रों कृषि, उद्योग और सेवाओं ने विकास में योगदान दिया। हालांकि सबसे अधिक योगदान उद्योग और सेवा क्षेत्र का रहा। Whole financial year, if we compare to SAE, it was 7.6% earlier, which was released on 27 February this year. Now it is, the provisional estimate is coming to 7.7% growth. Sector-wise, it is showing that manufacturing sector is showing a reasonably good growth rate, that 10.7%, and double-digit growth was found in the first 3 quarters. Tertiary sector, that is services sector, shown a consistent growth of more than 9% in all the quarters, driven by mainly trade, financial services and professional services. जनवरी मार्च 2026 की चौथी तिमाही में वास्तविक जीडीपी 7.8% बढ़ी, जबकि वास्तविक जीवीए में 7.9% की वृद्धि हुई। इस दौरान भी उद्योग और सेवा क्षेत्र वृद्धि के प्रमुख चालक बने रहे। वित्त वर्ष 2025-26 के आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि भारत की आर्थिक वृद्धि केवल एक क्षेत्र पर निर्भर नहीं रही, बल्कि कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र तीनों ने इसमें योगदान दिया। जहां कृषि ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा दिया, वहीं विनिर्माण और सेवा क्षेत्र ने विकास को नई ऊंचाई दी। और इस दौरान भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने वैश्विक चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के आंकड़े बताते हैं कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत रफ्तार से आगे बढ़ रही है। It's a balanced picture with respect to the different components of the economy contributing to growth from the GVA perspective and also from the expenditure perspective. Now, obviously, this is the solid backdrop with which the Indian economy began to confront the February 28th West Asia conflict. भारत ने गिलगित बाल्टिस्तान में 7 जून को प्रस्तावित तथाकथित आम चुनाव को लेकर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। प्रवक्ता ने कहा कि 1947 में जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण, वैध और अपरिवर्तनीय विलय के आधार पर इन क्षेत्रों पर भारत का अधिकार स्थापित है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों में चुनाव कराने की कोशिशें वहां जारी गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों, राजनीतिक दमन, आर्थिक शोषण और नागरिक स्वतंत्रताओं के हनन जैसे मुद्दों को छिपा नहीं सकती। भारत ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का भौतिक या प्रशासनिक परिवर्तन करने के प्रयास पूरी तरह अस्वीकार्य हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसी कार्रवाइयों से ये तथ्य नहीं बदल सकता कि पाकिस्तान भारतीय क्षेत्रों पर अवैध कब्जा बनाए हुए है। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान से अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों को खाली करने की बात दोहराई है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंटरनेशनल हैवी हॉल सेमिनार 2026 का आयोजन किया। 2 दिवसीय इस सेमिनार में भारत सहित अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, स्वीडन और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। सेमिनार में भारी माल ढुलाई रेल नेटवर्क की विश्वसनीयता, सुरक्षा और रखरखाव से जुड़ी अत्याधुनिक तकनीकों पर चर्चा हो रही है। DFCCIL के प्रबंध निदेशक प्रवीण कुमार ने बताया कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्देश्य देश की लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना और माल परिवहन को अधिक दक्ष बनाना है। उन्होंने कहा कि AI आधारित प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, ऑटोनोमस इंस्पेक्शन और स्मार्ट मॉनिटरिंग जैसी तकनीकों को अपनाकर रेलवे की सुरक्षा, विश्वसनीयता और परिचालन क्षमता को और मजबूत किया जाएगा। सेमिनार में देश विदेश के विशेषज्ञ अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।